दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, देश का मतलब सरकार नहीं होता है। सरकारें तो आती जाती रहती है। देश का मतलब तो वहां के नागरिक होते हैं और नागरिक ही सरकार को बनाते हैं और प्रतिकूल लगे तो फिर उसे हटा देते हैं। लेकिन किसी सरकार को अगर यह लगने लगे कि वही देश है और उस सरकार की अगुवाई करते हुए प्रधानमंत्री अगर दिल्ली में बैठकर दिल्ली की सीमा पर जमे हुए उन किसानों को संदेश मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए देते हैं टेक्नोलॉजी के जरिए, तो इसके मतलब बहुत साफ है कि इस देश के सरकार और प्रधानमंत्री के सरोकार अब किसानों से कट चुके हैं। आंदोलन के लिए बैठे हुए किसान दिल्ली की सीमा पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री भी दिल्ली में ही मौजूद है। कोई संवाद सीधे नहीं करेंगे। कभी बनारस से संवाद होगा, कभी किसी दूसरे राज्य के जरिए संवाद होगा, कभी इस देश की जो फिक्की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें संबोधित करते हुए संवाद होगा। और आज संवाद तो मध्य प्रदेश के किसानों के जरिए कर दिया गया और खुले तौर पर बताकर किया गया। जो कानून है इस देश की कृषि अवस्था में सुधार लाने के लिए कानून है, यानी उससे पीछे नहीं हटेंगे। उसके लिए बकायदा भंडारण के आंकड़े दे दिए गए, एमएसपी की कीमत किस रूप में बढ़ाई गई इसके आंकड़े दे दिए गए, किसानों को कितनी रकम दी जाती है इसके आंकड़े दे दिए गए और चेताया गया एक लिहाज से उन पॉलिटिशियंस को इस देश के भीतर में जो इससे पहले इस देश में किसानों की स्थिति को जर्जर करते चले आ रहे थे। कोई दो मत नहीं है, इस देश में किसान और किसानी को लेकर कभी कोई सरकार गंभीर नहीं रही है। लेकिन यह भी सच है कि मौजूदा वक्त में सरकार इतनी गंभीर हो गई कि उसने पूरी किसान समुदाय को मजदूर बनाने की दिशा में कदम उठाया। इस देश में जिनके पास पूंजी है उनको किसानी में लाने का एक रास्ता कानूनी तौर पर बनाया, यह भी सच है। तो क्या वाकई देश एक ऐसी नाजुक परिस्थिति में आकर खड़ा हो गया है जहां इस देश के भीतर में सरकार खुद को ही देश मान रही है और नागरिकों को समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने आंदोलन को लेकर मांग किससे करें? जिससे मांग कर रहे हैं वह तो खुले तौर पर किसी दूसरी दिशा में चेहरा कर जानकारी दे रहा है कि वो सही है। रास्ता कहां से निकलेगा? और रास्ता अगर नहीं निकल रहा है तो इसके कई मतलब होंगे, क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से आज प्रधानमंत्री ने जिन भंडारण का जिक्र किया उसमें इस बात को माना कि इस देश के भीतर में अनाज भंडारण की पूरी व्यवस्था नहीं है। उन्होंने इस बात को माना कि हमने एमएसपी बहुत बड़ी तादाद में बनाई है, लेकिन इस पे खामोशी साध गए कि उस एमएसपी पे खरीदार कहां है, खरीदता कौन है। सरकार जो खुद खरीदती है वो कितनी बड़ी तादाद में उसकी खरीद है वो तुलना पिछली सरकारों से कर रही है, लेकिन इस बात पर खामोशी बरते हुए है कि दरअसल एमएसपी पर उसकी खरीद यहां के 6% किसानों के हाथ में ही आ पाती है। हमें लगता है कि यह सरकार खुद कैसे चल रही है, आज इन आंकड़ों को आप समझिए, तब आप समझ पाएंगे कि जो आंदोलन कर रहे किसान हैं उनके भीतर इस उम्मीद को तो जगना चाहिए और जगाना भी चाहिए कि दरअसल ये सरकार जो चल रही है यह किसी दूसरे ग्रह से उसके पास पैसा नहीं आ रहा है, कोई रसद कोई तीसरा देश नहीं दे रहा है, बल्कि इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है, पहली बात। दूसरी बात, इस देश के नागरिक जो भी खरीदते हैं, जिस भी रूप में जिस भी सुविधाओं का उपभोग करते हैं, उसका भी पैसा ये सरकार लेती है, तभी ये सरकार चल रही है। यानी इसी देश के खनिज संसाधन, इसी देश के किसान मजदूर, इसी देश के नौकरशाह, इसी देश के भीतर में हर तबका जो भी जैसे रह रहा है उसी का पैसा सरकार के पास आता है, तभी ये सरकार चल पाती है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री ने आंकड़ों की फहरिस्त खोलनी शुरू की तो उसमें बहुत चीजें इस रूप में बताई जिससे किसान को लगे वाकई उसके लिए तो ये सरकार मर मिटने को तैयार है। मसलन सीधे खाते में पैसा पहुंचाते हैं किसान सम्मान निधि के जरिए और हर बरस 75,000 करोड़ रुपया दे देते हैं, रकम बड़ी है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया हम ही तो किसान के खातों में पहुंचाएंगे जो हमने किसान सम्मान निधि के तहत दिया है। लेकिन इस रकम को अगर इस देश के जिन किसानों तक पहुंच भी रही है रकम, जो हर 4 महीने में 2,000 रुपए पहुंचती है, हर साल 6,000 रुपए पहुंचती है, उनकी तादाद इस देश में लगभग 8.5 करोड़ है। हालांकि कुल किसानों की तादाद लगभग 12 करोड़ है, लेकिन 8.5 करोड़ लोगों को भी अगर
ये सरकार किसान सम्मान निधि का जो पैसा देती है वो आप जानकर हैरत में होंगे, हर किसान परिवार के हिस्से में प्रतिदिन का आता है 50 रुपया, उससे भी कम। 365 दिन में 6,000 रुपए, इसी को वो जोड़ते चली जा रही है। इस बात का जिक्र नहीं कर रही है कि इस देश के भीतर में जब से सरकार कह रही है कि रिफॉर्म आ जाना चाहिए, तब से लेकर अभी तक इस देश के भीतर में लगभग 4.5 लाख किसानों ने खुदकुशी भी की है। इस 6 सालों में, बीते 6 सालों में भी किसानों ने खुदकुशी की है। तो जब आप किसान का हित साध रहे थे, उनके लिए जब आप पैसा उनके बैंक अकाउंट में भिजवा रहे हैं, तो वो खुदकुशी क्यों कर रहा है? कोई आंकड़ा, पंजाब तक के किसानों ने खुदकुशी की है, विदर्भ के किसानों ने खुदकुशी की है, गुजरात में भी खुदकुशी हुई है, उत्तर प्रदेश में भी खुदकुशी हुई है, कर्नाटक में भी खुदकुशी हुई है। तो आज हमें लगता है एक सामूहिक परिस्थितियों में ही समझिए, जिस तरह प्रधानमंत्री आंकड़े जोड़ते चले जा रहे थे कि देखिए 7,50,000 करोड़ रुपया हम 10 साल में किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि से दे देंगे। तो आज इस बात को समझिए कि इस देश की पूंजी पर ही यह सरकार चल रही है और हमारे आपके दिए गए पैसे पर ही यह सरकार टिकी है। तो यह सरकार अपने निर्णय अपने अनुकूल कैसे ले सकती है? इसीलिए आज उस परत दर परत को हम खोलना चाहते हैं, जिसके जरिए बात और स्पष्ट हो जाए कि दरअसल ये सरकार किस रूप में असफल हो चली है और सरकार के पास क्यों कोई विजन नहीं है। और उस विजन ना होने की स्थिति में वह सारी चीजें उन कॉरपोरेट के कंधों पर डाल देना चाहती है, जो कि अपने हिसाब से पूंजी कमाए, पूंजी बनाए और उसका एक कट टैक्स के तौर पर, कमीशन के तौर पर सरकार के पास आ जाए। कमीशन पार्टी में जाएगा, टैक्स सरकार के पास आएगा। यह एक स्थिति है। सिलसिला देखिए, हमको लगता है आज हमको दोबारा कुछ पहले आपको लिए चलना होगा, जब सरकार ने यह बजट पेश किया था। सरकार ने अपने बजट में बताया था कि हमारे पास 30,42,230 करोड़ रुपए आएंगे। ये रुपए आएंगे कहां से? इसमें से सबसे बड़ी रकम जो लगभग 20 लाख करोड़ की है वह टैक्स से आएगी। टैक्स भी कई तरह के होते हैं। जीएसटी 6,90,500 करोड़, इनकम टैक्स 6,38,000 करोड़, कॉरपोरेशन टैक्स 6,81,000 करोड़, एक्साइज ड्यूटी 1,24,890 करोड़, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेस लिया जाएगा वह 1,25,610 करोड़, इसके अतिरिक्त सेस लेंगे वो 16,500 करोड़, जो कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी वो तकरीबन 1,38,000 करोड़ की होगी, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनसे हम टैक्स वसूलेंगे लगभग 7,500 करोड़। इन सभी को जब आप टैक्स को जोड़ दीजिएगा, ये टैक्स हो जाता है लगभग 24,22,000 करोड़। सरकार कहती है हम इतना टैक्स हमारे पास है, हमको राज्यों को भी तो देना। राज्यों को सरकार जो देगी वह 7,84,181 करोड़, 7,84,181 करोड़ सरकारों को देगी। यानी 24,22,000 करोड़ में से राज्यों को दी जाने वाली रकम जब आप माइनस करेंगे तो सरकार के पास बचता है 16,37,811 करोड़। ये टैक्स का पहले राउंड का पैसा बना। लेकिन सवाल है, सिर्फ इतना नहीं, इसके अलावे भी सरकार पैसा की व्यवस्था कर रही है। वो सर्विस टैक्स अलग से जो पैसा लेगी उसमें भी लगभग 3-3.5 लाख करोड़ रुपए वो आएंगे, वह भी आप ही से लेगी। आप ही से लेने का मतलब है जैसे कम्युनिकेशन सर्विस सरकार देती है, उसकी वसूली जो करती है आपसे वो लगभग 1,33,027 करोड़। आप जो मोबाइल यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, जो भी इंटरनेट यूज़ करते हैं, वो कंपनियों से लेती है, कंपनी आपसे लेती है। तो कुल मिला के आप ही के जरिए, कंज्यूमर के जरिए ही टैक्स का पैसा जा रहा है सरकार के पास। तो कम्युनिकेशन सर्विस का ले लिया जाता है। इसके अलावे जो ट्रांसपोर्ट सर्विस जो आप यूज़ करते हैं उसका भी सरकार, सर्विस का भी उसमें पैसा लेती है। उससे सरकार के पास जो सेस और बाकी माध्यमों से पैसा आता है वो लगभग 25,776 करोड़ का आता है। जो सुविधा देती है रेलवे, जो सुविधा मिलती है आपको बसों की, सड़कों की, उससे भी पैसा निकालती है लगभग 38,000 करोड़ रुपए। जो बिजली दी जाती है, जो पावर दिया जाता है, उसमें भी सरकार पैसा लेती है, वो पैसा 18,425 करोड़। इसके अलावे जो इस देश में पब्लिक सेक्टर जो जिसको सरकार बेचने की दिशा में बढ़ रही है, डिसइन्वेस्टमेंट जो कहते हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं उनका जो डिविडेंड होता है वह भी सरकार के पास आता है। प्रॉफिट
जो कहते हैं वो 1,55,395 करोड़ है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्ट भी इन पीएसयू से आता है, वो लगभग 11,515 करोड़ है। अब आप सोचिए कि जब इतनी बड़ी रकम आ रही है, इसको हमने जब जोड़ना शुरू किया, एक तो टैक्स से सीधे सीधे 16,37,819 करोड़ आया। उसके बाद ये जो दूसरी स्थिति हमने आपको बतलाई, जो सर्विस टैक्स आ रहा है, वो लगभग 3,82,415 करोड़ आया। कुल मिला के 20,20,234 करोड़ रुपए आपने टैक्स से दे दिए। आपके जहन में अगला सवाल आएगा, सरकार कुछ नहीं कर रही है क्या? कर रही है सरकार दूसरी जगहों से पैसा लाने का उपाय कर रही है, लेकिन वो पैसा कहां से लाएगी? ये जो बाकी 10 करोड़ का जो हिसाब दिया है, इसमें धेला भर पैसा सरकार के पास ना आएगा ना आ पा रहा है। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? ये देखिए, सरकार बोल रही है कि हमने जो कैपिटल रिसिप्ट, इसके बाद वो कहती है जो कर्ज दिया हुआ है, जिसको एनपीए कहते हैं हम लोग, जो बैंकों को जो कंगाल होते जा रहे हैं बैंक, जिसको कर्ज लेते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉर्पोरेट, उसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट ऐसे भी हैं जो एग्रो फील्ड से जुड़े हुए हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं। वह भी किस रूप में इस देश का पैसा ले गए, वो भी हम आज आपको बतलाएंगे, तो समझ पाइएगा इस देश का सिस्टम चल कैसे रहा है और मोदी सरकार की अपनी इकोनॉमी क्या कहती है। जब वहां वो फेल है तो किसानी में सफल कैसे हो जाएगी, ये उन्हें बताना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करती नहीं है सरकार कि पूछा जा सके, इंटरव्यू भी नहीं देती है। कर्ज के जरिए वो कह रहे हैं कि जो एनपीए है उसमें से 5,14,874 रुपए हमारे पास आ जाएंगे। एनपीए का पैसा आ नहीं पा रहा है, एनपीए लगातार बढ़ते चला जा रहा है, तो वो कर्ज की पैसे की उगाही ये कैसे करेंगे? ये कोई नहीं, सिर्फ दस्तावेज में दर्ज है। जो सिक्योरिटी सेविंग था उसके जरिए कह रहे हैं 2,40,000 करोड़ रुपया उसमें से ले आएंगे। कुछ एक्सटर्नल कर्ज दिया हुआ था वह भी हमको मिल जाएगा, वो 4,622 करोड़ का है। इसके अलावे कुछ और कर्जों का जिक्र किया गया, वह भी वापस आ जाएगा। कर्ज कुछ भी वापस नहीं, उसमें बता रहे हैं 5,819 करोड़ रुपए आ जाएंगे। और इसके अलावे जो पीएसयूज बेचेंगे, यानी जो डिविडेंड इन सरकार को देता है 1,55,395 करोड़ का, उसमें ये कह रहे हैं कि हम डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए 2,10,000 रुपए कमा लेंगे। आज की तारीख में इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार के पास 11,000 करोड़ से ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं आया है, लेकिन सरकार के बजट बना दिया था 2,10,000 करोड़ का हम डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे। एयर इंडिया कतार में है, कॉन्कर कतार में है, भारत पेट्रोलियम कतार में है, शिपिंग यार्ड कतार में है, बीएसएनएल कतार, सभी कतार में सबको बेचना चाहते हैं। इसका मतलब अगला ये हुआ कि सरकार जो पैसा ला रही है, ला पा रही है कितना? सिर्फ टैक्स का पैसा है। और टैक्स का पैसा जो आ रहा है उसमें से सरकार जो खर्च करेगी, वो कैसे खर्च करेगी, कितना खर्च करेगी, यह भी आज जानने की कोशिश कीजिए। तब आप समझ पाएंगे कि यह सरकार अपने बूते इस देश को कुछ भी नहीं दे पा रही है, जो देश का है वही निकालकर लिए चले जा रही है। सरकार ने अपने तौर पर जो खर्च का हिसाब दिया है, उसमें उसने कहा है कि जो सेंट्रल एक्सपेंडिचर है वो तकरीबन होगा 8,87,000 करोड़। इस सेंट्रल एक्सपेंडिचर में मंत्री संतरी, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेट, सबके पैसे आते चले जाते हैं। इस पे ये खर्च करेंगे 8,87,000 करोड़। जो स्कीम है इस देश के भीतर में, उस पर खर्च करेंगे 8,31,000 करोड़। जो पीएसयूज हैं, जो पब्लिक सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशन जो चल पा रहे हैं इस देश के भीतर में, उस पर ये खर्च करेंगे 1,82,000 करोड़ रुपए। और जो सरकारी स्कीम है उस पर खर्च किया जाएगा 3,39,895 करोड़। आपके दिमाग में सवाल होगा, एक तो स्कीम पर करेंगे 8,31,000 करोड़ रुपया, और एक सरकारी स्कीम पे खर्च करेंगे 3,39,895 करोड़। ये खेल क्या है, ये भी हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक एक सिलसिला जरा समझना शुरू कीजिए। पीएसयू पे ये खर्च करेंगे 1,82,000 करोड़ रुपया, जबकि पीएसयू इनको पैसा देती है कमाकर लगभग 1,66,950 करोड़। यानी कुल मिला के ये पीएसयू पर एक साल में खर्च करते हैं सिर्फ 16,000 रुपए। यानी इस देश के भीतर में 300 से ज्यादा जो पीएसयू चल रहे हैं उस पर ये खर्च करते हैं सिर्फ 16,000 रुपए। उनकी स्थिति जर्जर होती चली जाए और कौड़ियों के मोल उन्हीं को किसी कॉरपोरेट को बेच दिया जाए, तो इस देश में एग्रीकल्चर को आप कौड़ियों के मोल में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं।
और आप ये चाहते हैं कि इस देश का किसान आखिर में कहे आप ही सही हैं, आप ही प्रधानमंत्री हैं, आप ही देश है, आपके कहे शब्द संविधान के शब्द हैं? ऐसी स्थिति आ गई है क्या? क्योंकि बहुत साफ है, जो आप कैपिटल से चलाना चाहते, जो पूंजी से चलाना चाहते हैं इस देश को, वहां पर आपका पूरा कॉर्पोरेट सिस्टम कैसे फेलियर है, ये कोई छुपा हुआ नहीं है। जो नहीं चल रहा था उसको भी आप उसी खांचे में लाना चाहते हैं। ये ठीक ऐसे ही है, जो बहुत घाटे वाला बैंक है उसको आप मर्ज कर दीजिए ऐसे बैंक के साथ जिसका घाटा कम होगा, तो दोनों जब मिलाएंगे तो एवरेज एक सरीखा लगेगा। आज की तारीख में विकास दर एग्रीकल्चर की 3.4% है और दूसरी तरफ जो इंडस्ट्री है और जो कॉरपोरेट है इनकी विकास दर और जो सर्विस सेक्टर है ये माइनस में है। तो दोनों को मिलाइएगा तो कम से कम जीरो पर तो आ जाएंगे। ये स्थिति सरकार इस तरह से कुछ इसके माइंड में चल रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं इस सरकार की अपनी ही फिलॉसफी को आज समझने की कोशिश कीजिए।